हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चले। अ, इससे पहले बेटा हम लोगों ने केमिकल कॉम्बिनेशन के 3 नियम देखे थे। पहला कौन सा था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा दूसरा था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तीसरा तीसरा था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है। हमको 2 नियम और देखने हैं, एक तो लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम और एक एवोगैड्रोस लॉ। तो एक एक करके देखते हैं, चलो। ये हमारा चौथे नंबर का होगा, है ना? लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा गैसीय आयतन का नियम। क्या बोलते हैं? गैसीय आयतन का नियम। ठीक है। सबसे पहली बात तो ये नियम किसने दिया था? तो ये नियम दिया था गे लुसाक ने। किसने दिया था? गे लुसाक ने। तो पहला पॉइंट हम यही लिख लेंगे। गिवन बाय गे लुसाक। ठीक है। ये नियम किसने दिया था? गे लुसाक ने। ठीक है। अच्छा, इस नियम में क्या बताया गया सुनो। गे लुसाक ने बताया कि किसी गैसीय अभिक्रिया में जो क्रियाकारक होते हैं वे आयतन के अनुसार सरल अनुपात में क्रिया करते हैं। क्या बोला? कि किसी गैसीय अभिक्रिया में जो क्रियाकारक होते हैं वे आयतन के अनुसार सरल अनुपात में क्रिया करते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं। इस नियम के अनुसार समान ताप व दाब पर, समान ताप और समान दाब यानी कि सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, है ना? समान ताप व समान दाब पर किसी गैसीय अभिक्रिया में क्रियाकारक आयतन के अनुसार सरल अनुपात में क्रिया करते हैं। ठीक है, पढ़ो जरा। इस नियम के अनुसार समान ताप व दाब पर किसी गैसीय अभिक्रिया में क्रियाकारक आयतन के अनुसार
सरल अनुपात में क्रिया करते हैं। ठीक है, ये किसने बोला? गे लुसाक ने। ठीक है, इस चीज को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो मैं कोई रिएक्शन लिखता हूं यहाँ पे, रिएक्शन है मान लो H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl। H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl। अब जैसे मान लो ये 1 है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 मोल। क्या लिख सकता हूं? 1 मोल। अच्छा, ये भी 1 है, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? 1 मोल। लेकिन ये कितने हैं बेटा? ये 2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 मोल। ठीक है, यानी कि H2 का 1 मोल Cl2 के 1 मोल के साथ क्रिया करता है, तो HCl के 2 मोल बनते हैं। ठीक, अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जैसे ये 1 मोल है, हम 1 मोल की जगह यहाँ पे 1 वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 वॉल्यूम। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे 1 मोल है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 1 वॉल्यूम। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे 2 मोल है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 2 वॉल्यूम। ठीक है, अब आप ये देखो कि H2 और Cl2 के वॉल्यूम का अनुपात क्या है? H2 और Cl2 के वॉल्यूम का अनुपात क्या है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं H2 और Cl2, इनके वॉल्यूम का अनुपात क्या आएगा बेटा? 1:1। ठीक है, ये जो 1:1 है, इसी को हम क्या बोलेंगे? सरल अनुपात। सरल अनुपात मतलब जो क्रिया कारक है वो आयतन के अनुसार सरल अनुपात में क्रिया कर रहे हैं, और क्रिया करके क्या बना रहे हैं? उत्पाद। ठीक है, एक और समझाऊं? चलो देखो, जैसे मान लो N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3, है ना? अब यहाँ पे जो N2 है ये 1 है, तो इसका 1 मोल हो गया। कितना मोल हो गया? 1 मोल। अच्छा, H2 कितने हैं? 3। ये यहाँ पे ये 3 है, तो ये कितने मोल हो गए? 3 मोल। अच्छा, अमोनिया कितना है? 2, तो यहाँ पे कितने मोल हो गए? 2 मोल। ठीक है, अच्छा, अब ये जो 1 मोल है, मैं इसको 1 वॉल्यूम भी लिख सकता हूँ। 1 मोल को क्या लिख सकता हूँ? 1 वॉल्यूम। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे 3 मोल को मैं लिख सकता हूँ 3 वॉल्यूम। क्या लिख सकता हूँ? 3 वॉल्यूम। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे 2 मोल है, तो मैं इनको लिख सकता हूँ 2 वॉल्यूम। ठीक है, अब यदि हम आयतन के अनुसार देखें, तो हमारे जो क्रिया कारक है, क्रिया कारक मतलब N2 और H2, N2 और H2, तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा बेटा? 1:3। क्या हो जाएगा? 1:3। ये बन गया आपका सरल अनुपात। सरल अनुपात। अच्छा, सरल अनुपात होता क्या है? सुनो, जब हम नंबर को और ज्यादा छोटा ना कर सके, देखो इसको यदि मैं और ज्यादा छोटा करने की कोशिश करूंगा तो ये पॉइंट में आएगा। समझ में आ रही बात? पॉइंट में नहीं आना चाहिए। नंबर को जितना हो सके छोटा करो, लेकिन पॉइंट में नहीं आना चाहिए।
तो उसको कहते हैं सरल अनुपात, सिंपल रेशो। मैं इसको इससे ज्यादा सरल नहीं कर सकता, मतलब इससे ज्यादा इसको छोटा नहीं कर सकता। अब यदि मैं इसमें किसी नंबर से भाग दूंगा तो ये पॉइंट में आएगा, मतलब इससे सरल कुछ नहीं हो सकता। इसी को कहते हैं सरल अनुपात। तो जो गैसीय आयतन का नियम है, इसमें क्या बताया गया कि जो क्रिया कारक होते हैं वो आयतन के अनुसार सरल अनुपात में क्रिया करते हैं और उत्पाद बनता है। बोलो, ये नियम समझ में आया? आगे बढ़े, चलो। इसके बाद बेटा कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है ना, इसी नियम से रिलेटेड है, वो आपको याद रखना है। तो मैं यहाँ पे याद रखे करके लिख देता हूँ। देखो क्या याद रखना है। पहली चीज तो ये कि ये जो नियम है ये केवल गैसीय अभिक्रिया पर लागू होता है। ठीक है, किस पे लागू होता है? गैसीय अभिक्रिया पर। ठीक है, यह नियम केवल गैसीय अभिक्रिया पर लागू होता है। ठीक है, किस पे लागू होता है? गैसीय अभिक्रिया पर। दूसरी बात, ये जो नियम है ये आयतन को मोल और अणुओं से जोड़ता है, मतलब आयतन को मोल और अणुओं से संबंधित करता है। तो अगला पॉइंट हो जाएगा, यह नियम आयतन को मोल या अणुओं से संबंधित करता है। ठीक है, ये आयतन को किससे संबंधित करता है? मोल से और अणुओं से। जैसे अभी आपने देखा होगा जब मैं आपको रिएक्शन समझा रहा था तो मैंने एक मोल को एक वॉल्यूम लिख लिया था, दो मोल को दो वॉल्यूम लिख लिया था। मतलब ये जो नियम है ये आयतन को मोल या अणुओं से संबंधित करता है। अच्छा, लेकिन ये द्रव्यमान से संबंधित नहीं करता है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, लेकिन द्रव्यमान से संबंधित नहीं करता है। ठीक है, द्रव्यमान से संबंधित नहीं करता है। बोलो, इतना समझ में आया? अब इसके कुछ क्वेश्चन देखें, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। चलो, जैसे मान लो कोई रिएक्शन है H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl। ठीक है, इसमें ये सब गैस है, H2 भी गैस है, Cl2 भी गैस है और HCl भी गैस है। मान लो कि ये जो H2 है इसके 40 ml है। H2 के कितने ml है? 40।
इसका x है और इसका y है, ठीक है, इसके x ml है और इसके y ml है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें जो H2 है उसका 40 ml है, Cl2 का x ml है और जो HCl है उसका y ml है। तो हमको ये x और y पता करना है, ठीक है, बहुत आसान है। देखो सबसे पहले हम इस रिएक्शन को फिर से लिखते हैं, H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl, ठीक। अभी मैंने क्या बताया था कि ये 1 मोल है, तो यहाँ पे हो गया 1 मोल। अच्छा ये कितना है, ये भी 1 है, तो ये भी हो गया 1 मोल। ये कितना है 2, तो ये हो गया 2 मोल, ठीक है। अब इस 1 मोल को हम क्या लिख सकते हैं, 1 वॉल्यूम। ठीक उसी प्रकार इस 1 मोल को क्या लिख सकते हैं, 1 वॉल्यूम, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 वॉल्यूम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक चीज देखो, इसमें H2 का भी 1 वॉल्यूम है और Cl2 का भी 1 वॉल्यूम है, मतलब जितना H2 का आयतन है उतना ही Cl2 का आयतन है। तो आपको H2 का आयतन कितना दिया, आपको H2 का आयतन दिया है 40 ml। इसका मतलब Cl2 भी कितना होना चाहिए, 40, तो ये भी 40 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल हो रहा है, ये एक ये भी एक, मतलब ये दोनों बराबर, यानी कि ये 40 तो ये भी 40, और यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल। तो हम इस 40 को क्या कर दें, डबल, तो 40 का डबल क्या हो जाएगा, 80। बोलो इतना समझ में आया। तो ये हो गया हमारा आंसर कि Cl2 का कितना वॉल्यूम होगा, 40, और HCl का कितना वॉल्यूम होगा, 80। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल बताऊं, चलो देखो, जैसे मान लो H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl है, ठीक है। अब ये जो H2 है इसके मान लो 20 ml है, जबकि Cl2 के 30 ml है, और इसका दे दिया कि भैया X है, ठीक है। तो हमको ये X बताना है। H2 का कितना है 20 ml, Cl2 का 30 ml और HCl का वो हमें बताना है, ठीक। सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, रिएक्शन को लिख लो, तो H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl। फिर वही करो जो मैंने बताया था, ये कितना है 1 मोल, ये भी 1 मोल, और ये 2 मोल, ठीक है। बहुत सारों को नींद आ रही है, अरे भैया इधर देखो, ये 1 मोल, ये 1 मोल और वो 2 मोल। अब 1 मोल को हम क्या लिख सकते हैं, 1 वॉल्यूम, यहाँ पे 1 मोल को 1 वॉल्यूम, और यहाँ पे 2 मोल को 2 वॉल्यूम, ठीक है। अब ये जो H2 है इसका मेरे को कितना आयतन दिया, 20। H2 का वॉल्यूम हमको उसने प्रश्न में कितना दिया है, 20 ml दिया है, ये 20 ml। अब सोचो, इसका 1 ml, सॉरी इसका 1 वॉल्यूम और इसका भी 1 वॉल्यूम, मतलब जितना आयतन H2 का है उतना ही आयतन किसका होना चाहिए, Cl2 का। भाई इसका 1 वॉल्यूम और इसका भी 1 वॉल्यूम, मतलब दोनों का आयतन कैसा है, बराबर। तो यदि H2 का 20 है
तो Cl2 का भी कितना होना चाहिए, Cl2 का भी बेटा 20 होना चाहिए। अब आप सोचोगे कि सर ऊपर तो 30 दे रखा, देखो 30 दे जरूर रखा है, लेकिन पूरा 30 का 30 इस 20 के साथ क्रिया नहीं करेगा, इस 20 के साथ केवल इसका 20 ही क्रिया करेगा, बाकी का 10 बच जाएगा। समझ में आ रही बात, इसका 20 इसके केवल 20 के साथ रिएक्शन करेगा, 10 बच जाएगा। तो ये 20 ये 20, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे डबल हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हम 20 का डबल कर सकते हैं, तो 20 का डबल 40। ये तो हमारा आंसर हुआ कि Cl2 का 20 ml और HCl का 40 ml। लेकिन Cl2 प्रश्न में 30 दिया था, तो 10 का क्या हुआ, 10 ml रहेगा अनरिएक्टेड, मतलब इसका जो 10 ml है वो रिएक्शन नहीं करेगा। तो आप हिंट करके इस तरह से लिख सकते हैं, अनरिएक्टेड वॉल्यूम ऑफ Cl2 इक्वल टू 10 ml, मतलब 30 में से केवल 20 ही रिएक्शन करेगा, 10 ml रिएक्शन नहीं करेगा, तो इसका 10 ml क्या हो गया, अनरिएक्टेड। बोलो इतना समझ में आया, आगे बढ़े। ठीक है, यहाँ पे हमारा गैसियस वॉल्यूम का नियम भी कंप्लीट होता है। अब हमको एवोगैड्रो लॉ पढ़ना है, जो कि आखिरी नियम है। तो पांचवा हो जाएगा एवोगैड्रोस लॉ। पांचवा क्या हो जाएगा, एवोगैड्रोस लॉ। अच्छा बेटा, इसको एवोगैड्रो हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। तो मैं लिख देता हूं या करके, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, ठीक है। या तो इसको एवोगैड्रोस लॉ बोलते हैं या बोलते हैं एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, ठीक है। क्या बोलेंगे, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। एवोगैड्रो ने दिया था इसलिए एवोगैड्रो का नाम यूज हो रहा है ना, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। अब ये है क्या, सुनो। एवोगैड्रो ने बताया कि समान ताप और समान दाब पर, मतलब सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर, समान ताप और समान दाब पर यदि कोई गैसीय अभिक्रिया हो रही है, यदि कोई गैसीय अभिक्रिया हो रही है, तो जिन क्रियाकारकों का आयतन समान होगा उनमें अणुओं की संख्या भी समान होगी। क्या बोला कि किसी गैसीय अभिक्रिया में यदि क्रियाकारकों का आयतन समान है, सेम वॉल्यूम है, तो उनमें अणुओं की संख्या भी समान होगी, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूं, इसके अनुसार समान ताप व दाब पर, समान ताप व दाब पर समान आयतन वाली गैसों में
गैसों में अणुओं की संख्या समान होगी। ठीक है, क्या बताया गया कि यदि गैसों के आयतन समान होंगे तो उनमें अणुओं की संख्या भी समान होगी। पढ़ो जरा क्या लिखा। इसके अनुसार समान ताप व दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होगी। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, अपन एक उदाहरण से देखते हैं। देखो, जैसे मैं वही उदाहरण लेता हूं, H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl। ठीक है, अभी ये एक है, मतलब 1 मोल। अच्छा, ये कितना है? ये भी एक है, तो ये भी 1 मोल। ये एक सही बनाऊं, 1 मोल, ये भी 1 मोल, और ये कितना? 2 मोल। ठीक है, अच्छा, वॉल्यूम कितना होगा? तो 1 मोल यानी कि 1 वॉल्यूम, यहाँ पे भी 1 मोल यानी कि 1 वॉल्यूम, और यहाँ पे 2 मोल यानी कि 2 वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इन दोनों का आयतन सेम है, इसका 1 वॉल्यूम और इसका भी 1 वॉल्यूम, मतलब इनमें अणुओं की संख्या सेम होगी। यदि मैं अपनी मर्जी से ये मानूं कि इसमें n अणु है, कितने अणु है बेटा? n अणु, तो इसका मतलब ये है कि इसमें भी n अणु होंगे। इसमें भी कितने अणु होंगे? n अणु होंगे, चूंकि इन दोनों का आयतन सेम है, इसका भी एक और इसका भी एक, मतलब इनमें अणुओं की संख्या सेम होगी। यदि इसमें n अणु है तो इसमें भी n अणु होंगे। अब यहां पे देखो, आयतन डबल हो रहा है, मतलब इसमें अणु इन दोनों की तुलना में डबल होंगे। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 2n अणु। ठीक है, अच्छा, यहां से एक चीज और समझ में आ रही, देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था कि जो आयतन है वो मोल या अणु से संबंधित होता है गैसी आयतन के नियम के अनुसार। तो यहाँ पे वही चीज देखो सिद्ध हो रही है कि जो आयतन है वो मोल और अणुओं से संबंधित है। ठीक, इतना समझ में आया? आगे बढ़े, चलो। अब अगला हमको देखना है बेटा, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के अनुप्रयोग। तो अपनी हेडिंग हो जाएगी एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस के अनुप्रयोग। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के अनुप्रयोग। अभी जो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस है, इसके हमको 2 अनुप्रयोग देखना है, एक तो एटॉमिसिटी और एक वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट में रिलेशन। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है एटॉमिसिटी, इसको हिंदी में कहते हैं परमाणुकता। क्या कहते हैं? परमाणुकता। ये क्या होता है, सुनो। एवोगैड्रो ने बताया कि किसी अणु में कुल परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। एवोगैड्रो ने क्या बताया कि किसी अणु में कुल परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। इसको मैं उदाहरण से समझाता हूं। देखो, जैसे मान लो मैं एक कॉलम में लिखता हूं मॉलिक्यूल,
मॉलिक्यूल मतलब हिंदी में होता है बेटा अणु। और दूसरे कॉलम में मैं लिख लेता हूं एटॉमिसिटी, परमाणुकता। ठीक है, जैसे मान लो कि H2 या N2 या O2 या CO, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, सिंपल मॉलिक्यूल है। अब इस H2 में देखो हाइड्रोजन के कितने परमाणु दिख रहे हैं, 2। इस N2 में भी 2, इस O2 में भी 2, और यहाँ पे भी 2 है, एक कार्बन का और एक ऑक्सीजन का। मतलब इन सभी में 2-2 परमाणु हैं, यानी कि इनकी एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी, 2। ठीक है, अच्छा, जैसे O3, इसको ओजोन बोलते हैं। O3 को क्या बोलते हैं, ओजोन। इसमें देखो कितने ऑक्सीजन के परमाणु हैं, 3। मतलब इसकी जो एटॉमिसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 3। एटॉमिसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, परमाणुकता। क्या बोलते हैं, परमाणुकता। जैसे NH3, NH3, इसमें देखो 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन, तो टोटल कितने हो गए, 4। अच्छा, इस NH3 को बताऊं अमोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमोनिया, अमोनिया। तो 3 हाइड्रोजन के और 1 नाइट्रोजन का टोटल कितने हो गए, 4। मतलब इसकी एटॉमिसिटी होगी 4। इसके अलावा जैसे H2O, ये वाटर होता है। वाटर में देखो 2 ये और 1 ये, 3। तो ये तो अपन यहाँ लिख सकते हैं 3 वाली कैटेगरी में। यहाँ पे एक आपका H2O आ जाएगा, वाटर, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का, 3 हो गए। यहाँ पे अपन CH4 ले लो, CH4। CH4 में देखो इसको मेथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथेन। इसमें देखो 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, तो टोटल कितने हो गए, 5। मतलब यहाँ पे एटॉमिसिटी क्या आएगी, 5। बोलो समझ में आ रहा है, कुछ नहीं बेटा, एटॉमिसिटी बहुत सिंपल है, जितने टोटल परमाणु हैं उसी को एटॉमिसिटी कहते हैं। आगे बढ़े, चल अगला है अणुभार। अणुभार को मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर वेट। तथा वाष्प घनत्व। ये जो वाष्प घनत्व है इसको हिंदी में बोलते हैं, सॉरी अंग्रेजी में बोलते हैं वेपर डेंसिटी। क्या बोलते हैं, वेपर डेंसिटी में संबंध। ठीक है, अणुभार तथा वाष्प घनत्व में संबंध। क्या संबंध होता है, सुनो। जैसे अणुभार को अंग्रेजी में मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं, तो हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट। M से क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर, और W से क्या हो जाएगा, वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू होता है बेटा 2 इंटू वेपर डेंसिटी। क्या होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। V से वेपर और D से डेंसिटी। ठीक है, अब वेपर डेंसिटी कैसे निकालेंगे, तो वेपर डेंसिटी ऐसे निकालते हैं, वेपर डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी
ऑफ गैस, सही से लिखा नहीं रहा है, डेंसिटी ऑफ गैस बटा डेंसिटी ऑफ H2। आपको क्या करना है, यदि वेपर डेंसिटी निकालनी है तो ऊपर रखेंगे डेंसिटी ऑफ गैस, मतलब गैस की डेंसिटी, और नीचे क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ H2। तो यहाँ से आपकी वेपर डेंसिटी आ जाएगी। अच्छा, मान लो डेंसिटी निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे, तो उसका तरीका होता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम। क्या होता है बेटा, डेंसिटी इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम। ये तीन चीजें याद रखनी है। मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी निकालनी है तो डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ H2, और डेंसिटी निकालनी है तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपान वॉल्यूम। ये मैं एक क्वेश्चन से आपको समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है एनटीपी पर किसी गैस का घनत्व किसी गैस का घनत्व। एनटीपी क्या होता है, एनटीपी होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, सामान्य ताप दाब। तो एनटीपी पर किसी गैस का घनत्व 0.00445 ग्राम पर ml। कितना है, 0.00445 ग्राम पर ml है। तो इसका वाष्प घनत्व व अणुभार ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, ये हमारा सवाल हो गया। पढ़ो क्या है, एनटीपी पर किसी गैस का घनत्व 0.00445 ग्राम पर ml है, तो इसका वाष्प घनत्व व अणुभार ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है। देखो, आपको वाष्प घनत्व कितना दे दिया, 0.00445। तो सबसे पहले हम वाष्प घनत्व निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वाष्प घनत्व। देखो, ये जो दिया है ना, ये घनत्व है, ये वाष्प घनत्व नहीं है। प्रश्न में आपको जो दिया है वो घनत्व है। तो सबसे पहले हम वाष्प घनत्व निकालेंगे। वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी ऑफ गैस बटा डेंसिटी ऑफ H2। ठीक है, हमको गैस की डेंसिटी क्या दे रखी है, 0.00445। अब डेंसिटी ऑफ H2 ये आपको याद रखना पड़ेगी, मैं लिख देता हूं। H2 की डेंसिटी होती है 0.4/0 और 89। H2 की डेंसिटी कितनी होती है, 0.00089, मतलब 4 बार 0 आएगा और उसके बाद 89।
ये आपको याद रखना है ना, मैं यहाँ पे लिख दूं क्या? H2 का घनत्व इक्वल टू 0.4 बार 0 और 89। ठीक है, ये H2 का घनत्व है, ये आपको याद रखना है। जब आप इसको सोल्व करोगे बेटा तो ये लगभग 50 आएगा। कितना आएगा? 50 ग्राम पर ml। ठीक है, सोल्व करने पे कितना आएगा? 50 ग्राम पर ml। कर लोगे? अब यहाँ पे हमने वेपर डेंसिटी निकाल ली, और क्या पूछ रहा था? अणुभार। तो अणुभार कैसे निकालेंगे? देखो, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू क्या होता है? 2 इंटू वेपर डेंसिटी इक्वल टू 2 ऐसा का ऐसे ही, और वेपर डेंसिटी कितनी निकाली? 50 इक्वल टू 100। मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा 100 ग्राम। बोलो, समझ में आया? तो यहाँ पे बेटा हमने एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के बारे में समझा। अब अगले लेक्चर में हम लोग डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय राम जी की।